नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् ददत् मृत्युघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिल सन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गम् कटितटबिल सच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिल गदवन् प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षाओं से किसी साथी का कोई सवाल कोई डाउट हो तो रख सकते हैं जी, नहीं फिर आज का टॉपिक पढ़ते हैं जी। किसी भी साथी का कोई भी सवाल डाउट कुछ भी हो जी। कुछ भी समझ ना आए तो पूछते हुए आगे बढ़ना है जी, वैसे आगे नहीं बढ़ते चले जाना है। कहीं भी कोई भी डाउट है कोई भी साथी कितनी बार भी पूछ सकता है जी। हाँ मोनू जी, आपने हैंड रेज किया है। आवाज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हमने जो ये क्लास शुरू करी है तो इस क्लास में अभी हम आयुर्वेद का बेसिक यानी शरीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। शरीर को, हमारा शरीर कैसे बना है, जब हमें इसकी संरचना समझ आएगी तो फिर हम इसमें बीमारियां ढूंढ पाएंगे। जो गड़बड़ियां होती है, बीमारियां होती है, वो कैसे बनती है उसको ढूंढ पाएंगे जी। दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, इसके अनुसार हमने पढ़ा है कि जो वात पित्त कफ है, 7 धातुएं हैं, 3 मल है, वो शरीर का आधार होते हैं जी। कोई साथी बताएगा कि 3 मल कौन से होते हैं जी? कोई भी साथी, किसी को याद हो जी 3 मल कौन से होते हैं जी? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, मल मूत्र और पसीना। मल मूत्र और पसीना, बिल्कुल ठीक बताया जी। तो जो ये 3 मल है, ये केवल मल है या शरीर के कोई काम की चीज़ भी है जी? सर, मल का मतलब तो वेस्ट ही होता है। ठीक है जी, मल का मतलब वेस्ट होता है, लेकिन हमने श्लोक पढ़ा है दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, वात पित्त कफ 3 दोष, 7 धातुएं और 3 मल, ये शरीर का आधार कहे गए हैं जी। ये शरीर का मूल कहे गए यानी बेस कहे गए हैं। तो ये मूल कैसे कहे गए हैं, बेस कैसे कहे गए हैं जी? जो मल है वो है तो मल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उनका अपना एक महत्व है जी, बहुत बड़ा महत्व है उनका। क्या महत्व है जी? जो मल है वो शरीर से बाहर निकलने वाली चीज़ें हैं जी। वीरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है जी, पीछे शायद शोर है। माइक बंद कर लो जी, बाकी सभी साथी माइक बंद रखो जी। ठीक है वीरेंद्र जी, आप भी अपना माइक बंद रखें, बाकी सभी साथी माइक बंद रखो। जो मल है वो है तो वेस्ट प्रोडक्ट, शरीर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका अपना एक महत्व है जी। महत्व क्या है? जो मल शरीर से बाहर आ रहे हैं, मल है, मूत्र है, पसीना है, जब वो शरीर से बाहर आ रहे हैं तो वो शरीर से बाहर भी क्वालिटी के आने चाहिए जी। ये नहीं कि ये बस मल है
बिना काम के पदार्थ है, ये जैसे भी निकले वैसे निकल जाने चाहिए। जो मल अंदर से बाहर निकल रही है वो भी क्वालिटी के निकलने चाहिए। हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना है, तो जो हमारे मल बाहर निकलते हैं उनमें भी पंच महाभूत का बैलेंस होना चाहिए जी। कैसे? मान लो सिनेमा में कोई पिक्चर लगी है जी, आप लोग बाहर खड़े हैं लाइन में और जिज्ञासा है कि अंदर पिक्चर कैसी होगी। कुछ लोग पिक्चर देख के बाहर आ रहे हैं जी, जो बाहर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि पिक्चर कैसी है जी। अब जो मल है शरीर से बाहर निकल रहे हैं वो शरीर के अंदर की स्थिति बता रहे हैं जी। वो केवल मल मात्र नहीं है, बाहर निकल जाने वाला वेस्ट पदार्थ मात्र नहीं है। वो जो बाहर निकलने हैं वो भी एक क्वालिटी में बाहर निकलने चाहिए जी। मल बनने की प्रक्रिया क्या है जी? प्राकृतिक मल किसको कहा गया है? जैसे आपने कभी गाय का गोबर देखा हो तो वो क्या है? वो चूड़ीदार होता है जी। तो एक स्वस्थ आदमी का जो मल है वो भी बंधा हुआ परिपिंडित परिपक्व मल होना चाहिए जी। अगर मल अत्यधिक बिखरा हुआ है, उसमें अत्यधिक लिक्विडिटी है, तो अंदर अग्नि का बल अच्छा नहीं है जी। वो वात पित्त कफ में से पित्त दोष के प्रभाव में है। अगर मल के वटक बन रहे हैं, मल कठोर हो रहा है, सूख के बाहर निकल रहा है, तो भी वो प्राकृतिक नहीं है, तो वो कफ दोष के प्रभाव में है जी। और मल चिपचिपा आ रहा है, चिकना आ रहा है, बाहर निकालने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो वो भी प्राकृतिक नहीं है। वहाँ पे शरीर में कफ बढ़ा है, अग्नि है जो कफ के प्रभाव में है। क्योंकि जो मल बनने की प्रोसेस है वो ऐसे है जी। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, सबसे पहले मुख में हम चबाते हैं भोजन को, वहाँ पे बोधक कफ होता है जी। बोधक कफ जो बोध कराता है। क्या बोध कराता है जी? कि आपने जो मुंह में भोजन का निवाला डाला है वो अच्छा है, टेस्टी है या अच्छा नहीं है। आयुर्वेद में इसके लिए 2 शब्द उपयोग करे गए हैं कि आपने भोजन का जो निवाला मुंह में डाला है वो रुचिकर है या अरुचिकर है। रुचिकर मतलब जिसको खाते ही आत्मा तृप्त हो, मन प्रसन्न हो, मुख में जो बोधक कफ है, लार है, वो अच्छे से बनने लगे। तो बोधक कफ मुंह के अंदर याद रखना है क्या है? बोधक कफ जो क्या कराता है? बोध कराता है। किसका? कि हमने जो भी आहार द्रव्य मुख के अंदर डाला है वो रुचिकर है कि अरुचिकर। रुचिकर कौन सा? जो हमारी अग्नि के बल के अनुसार हो, अग्नि को बढ़ाने वाला हो, मन को प्रसन्नता देने वाला हो, जिसको खाते ही मुंह में बोधक कफ यानी कि लार अच्छे से बनने लगे जी। तो मुंह में बोधक कफ होता है जिसकी वजह से हम भोजन को चबाते हैं, चबा चबा के भोजन फिर अंदर जाता है। तो सबसे पहले वो आमाशय में जाता है जी। आमाशय में जैसे ही 10-20 निवाले भोजन के जाते हैं तो वहाँ पे क्लेदक कफ होता है जी। मुंह में बोधक कफ था जो बोध करा रहा था, टेस्ट करा रहा था कि भोजन कैसा है। फिर आहार आमाशय में जाता है तो आमाशय क्या करता है जी? आमाशय के अंदर क्लेदक कफ है। ये टर्म लिख लेनी है जब आप कल नोट्स बनाओगे। एक दिन की छुट्टी इसलिए रखी गई है कि अगले दिन अच्छे से अपनी भाषा में नोट्स बनाओ, थोड़ा अपनी भाषा में बोलने की प्रैक्टिस करो जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ जी, ताकि आने वाले समय में अपने क्लिनिक पे रोगियों को अच्छे से समझा पाओगे। अब क्लेदक कफ नाम से ही पता है, जो क्लेदन करने का काम करता है। क्लेदन यानी कि गिल्ला, जो आहार को पेस्ट बनाने का काम करता है जी। जैसे ही 10-20 निवाले आमाशय में पहुँचेंगे भोजन के, तो वहाँ पे क्लेदक कफ उसको पेस्ट बनाने का काम करता है जी। हमारा भोजन फिनिश हुआ और ये थोड़ी सी देर में इसको पेस्ट बना देता है जी। फिर वहाँ आमाशय में ही आता है रंजक पित्त। रंजक पित्त उसके अंदर अमल भाव पैदा करता है जी। तो इस प्रकार जो भोजन है कम से कम 50 मिनट 1 घंटे तक आमाशय में रुकता है। फिर ये भोजन पहुंचता है जी ग्रहणी स्थान पे, जहाँ पे पाचक पित्त होता है, इसको पचाने का काम करता है। इसलिए बोला जाता है कि 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। अब 1 घंटे तक पानी पिएंगे तो वो पानी अगले 1 घंटे तक आमाशय में ठहरेगा, तब तक वो भोजन ग्रहणी में
पच रहा होगा जी। अब गृहिणी में पाचक पित्त की सहायता से, अग्नि की सहायता से भोजन पचता है जी। अब भोजन पचता है तो यहाँ पे दो चीज़ें बनती है, एक सार भाग जिसको रस बोलते हैं, दूसरा कीट भाग जिसको मल बोलते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें बनी, जो भोजन पचने पे रस बना वो हृदय की तरफ जाएगा, फिर वहाँ से आगे धातुओं में कन्वर्ट होगा, पूरे शरीर को पोषण देने का काम करेगा। जो मल है, अब भोजन पचने पे जो मल है, ऐसा नहीं है कि वो अभी बाहर निकलने के लिए लायक हो गया है, अभी वो बड़ी आंत में जाएगा, वहाँ 8-10 घंटे रुकेगा वो, वहाँ पे उसका जो अतिरिक्त द्रव गुण है उसका शोषण किया जाएगा, फिर वो आंतें उसको बंधा हुआ परिपिंडित परिपक्व मल बनाने का काम करती है जी, और फिर अगले दिन मल निष्क्रमण होता है। तो जो मल बनने की प्रोसेस है ये है जी। अब जो मल है वो भी बाहर क्वालिटी का निकलना चाहिए, अगर वो बाहर क्वालिटी का आ रहा है तो अंदर सब कुछ ठीक है जी। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि जो सिनेमा से बाहर आ रहे हैं वो बता रहे हैं अंदर पिक्चर कैसी है, तो जो ये मल बाहर निकल रहे हैं शरीर से, ये अंदर की स्थिति बता रहे हैं जी कैसी है, तो ये भी क्वालिटी के निकलने चाहिए बाहर। हाँ जी, राजीव जी का कोई सवाल है? नमस्कार सर। सर जी, जो रंजक पित्त है, रंजक पित्त उसके बाद होगा दोबारा से। जो रंजक पित्त है, आगे क्या बोला जी? जैसे आपने बोला कि में तो बहुत हाँ जी, अमावस्या में क्लेदक का है, बिल्कुल ठीक है। और अमावस्या में भी रंजक पित्त है जो उसको होने- हाँ बिल्कुल, देखो एक सूत्र उसके है। बाद एक बार दोबारा से- हाँ ठीक है, मुंह में हमारे बोधक कफ है, ये इस वीडियो में सारे साथी ध्यान से समझने की कोशिश करो, कल छुट्टी का दिन है तो नोट्स बना लियो अच्छे अच्छे। मुंह में बोधक कफ है जो बोध कराता है जी, फिर भोजन आमाशय में पहुंचता है, वहाँ पे क्लेदक कफ है जो पेस्ट बनाने का काम करता है। भोजन पेस्ट बनने के बाद फिर वहाँ पे आमाशय में ही रंजक पित्त आता है, रंजक पित्त उसके अंदर वो अमल भाव पैदा करता है भोजन के अंदर जी। लगभग 40-45 मिनट की प्रोसेस रहती है, 10-15 मिनट में भोजन का पेस्ट बन जाता है। अमल भाव बनने के लिए 40-45 मिनट की प्रक्रिया होती है जी। एक सूत्र है, इसको आगे डिफाइन करेंगे, उसमें समझाएंगे। एक सूत्र है पंचभौतिक चिकित्सा का कि जब अमल और क्षार दोनों ही मिलते हैं तो फिर उससे माधुर्य बनता है जी। तो आमाशय में जैसे ही 10-20 निवाले भोजन के पहुँचे तो क्लेदक कफ उसको पेस्ट बनाएगा, 15-20 मिनट में वो काम हो जाता है। फिर लगभग 40-45 मिनट रंजक पित्त उस भोजन को अमल भाव पैदा करने का काम करता है उसके पास, और फिर वो भोजन गृहिणी में पहुंचता है, गृहिणी यानी छोटी आंत में। फिर वहाँ पे पाचक पित्त की सहायता से, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, उसकी सहायता से पाचन होता है जी। क्लियर हुआ राजीव, या कोई डाउट है? ठीक है जी। तो ये जो श्लोक है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, यहाँ पे हर एक चीज़ का महत्व है जी। मल का मतलब इतना नहीं है कि बस वो वेस्ट प्रोडक्ट है, बिना काम के हैं, बस वो बाहर निकलने चाहिए जैसे भी निकले, नहीं। हर एक मल भी अंदर से क्वालिटी का आना चाहिए। अगर वो क्वालिटी का तो अंदर की सब चीज़ें अच्छी है। अगर मल क्वालिटी का नहीं आ रहा है, मल में समस्याएं हैं, मल में वटक बन रहे हैं, भयंकर कब्ज है, या मल बिखरा हुआ आ रहा है, जैसे IBS में होता है, खाते ही मल त्याग के लिए जाना, या बार बार मल त्याग के लिए जाना, या दिन में कई बार मल त्याग के लिए जाना, या फिर मल में चिकनापन आना, चिपक जाता है अंदर, जोर लगाना पड़ता है। तो ये सब स्थितियां, अगर मल बंधा हुआ परिपिंडित नहीं आ रहा है तो फिर अंदर की चीज़ें अच्छी नहीं है जी। तो हाँ गुलशन जी, कोई सवाल है? आपने हैंड रेज किया है। हाँ मोनू जी, आपका भी कोई सवाल? क्षार में मतलब इसका थोड़ा बता दो। इसका पता है कि रस होता है, अमल रस, वो क्षार का थोड़ा बता दो आप। इसके ऊपर एक पूरी क्लास लगेगी, इस टॉपिक को कल ले लेंगे अपन अगली कक्षा में, अमल क्षार जी। ठीक है भाई। हाँ मोनू जी।
हाँ भाई जी, जैसे आपने बताया कि आवाज डबल डबल आ रही है। गुलशन जी या बाकी आपने जैसे बताया जी, हाँ बोलो जी। आपने जैसे बताया कि अच्छी क्वालिटी का आना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अगर बिखरा हुआ तो बिक का है, बहुत ज्यादा बंधा कड़ा हुआ आ रहा है तो कम है। और सिर्फ बहुत कुछ भी ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर, वटक बन रहे हैं, निकलते समय गुदाद्वार को छिल रहा है, ब्लीडिंग कर रहा है, तो वो वात का है जी। अच्छा मैं जी, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो दो दो दिन में एक बार जाते हैं, उसका क्या कारण है? दो दो दिन में एक बार जा रहे हैं तो वहाँ पे मल की स्थिति क्या है, जब आगे हम वात पित्त कफ के आधार पे पहुँचेंगे। मेनली जो कब्ज है वो वात और कफ वालों को अधिक बनती है। वात और कफ में, वात में क्यों बनेगी, क्योंकि वात में अब गुण पढ़ेंगे हम आज से, वात के सभी गुण सुखाने वाले हैं, तो इसलिए मल वहाँ, अग्नि भी अच्छी नहीं है, पाचन भी अच्छा नहीं है, मल कम बनता है, प्रेशर बनता नहीं है, इसलिए वहाँ पे मनोजी वो समय लगता है। अब वात वाले में भी कब्ज बनती है, कफ वाले में भी। कफ में क्या है, मल है जो चिपकने वाला है, फंसने वाला है। जैसे किसी बर्तन में चिकनाई डाली है तो उसको अच्छे से साफ़ करके तभी वो चिकनाई हटती है, आसानी से हटती नहीं, तो वहाँ पे कब्ज वो मल चिपकने के कारण, फंसने के कारण बन रही है। अब दुबले पतले में है, वात वाले में कई दिन में निकल रहा है, तो वहाँ पे मल बन भी कम रहा है, प्रेशर नहीं है, इसलिए वहाँ पे वो बाहर नहीं आ रहा है जी। जी बच्चों, आवाज़ ठीक है, अब क्लियर है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं? ठीक है जी। तो हम बाकी सभी साथी माइक बंद रखें जी, ताकि सभी को आवाज़ अच्छे से जाए। हम पढ़ रहे हैं दोष धातु मलामूलम ही शरीरम। इस श्लोक को हम पूरा करने की कोशिश में हैं, इसके द्वारा हम शरीर को समझने की कोशिश में हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि भाई वात पित्त कफ ये हमारे क्या काम के हैं जी, हमारे प्रैक्टिस में क्या काम आएंगे, चिकित्सा में क्या काम आएंगे, रोगियों में कैसे समझेंगे जी, इनका क्या महत्व है। हमने देखा कि जो वात है जो वो शरीर को चलाने का काम करता है। वात के सहारे ही हम सांस ले रहे हैं, वात के सहारे ही हम जिंदा हैं, वायु के सहारे ही शरीर के अंदर की सब प्रक्रियाएं हो रही है जी। तो वात शरीर को चलाने का काम करता है। जैसे ही मुंह में भोजन गया, वहाँ से आहार नली में वायु आगे लेके जाती है आमाशय में, फिर वहाँ पेस्ट बनने के बाद, रंजक पिताने के बाद, अम्ल भाव होने के बाद वायु ही आगे ग्रहणी में पहुँचाती है। फिर सार के विभाजन होने के बाद, भोजन पचने के बाद रस को हृदय की तरफ लेके जाना, वो भी काम वायु करती है। मल को बाहर की तरफ निकालना, वो भी। मल मूत्र गर्भ शुक्र मासिक, इन सब को उचित समय पे, तो वायु क्या कर रही है, वात क्या है, वायु वो शरीर को चलाने का काम कर रही है। तो वायु को हम अपने प्रैक्टिस में कैसे समझेंगे जी, वायु को हम ऐसे समझेंगे, ये कार्य जो अभी हमने देखे हैं अगर ये सुचारू रूप से चल रहे हैं तो वायु हम मान के चलेंगे ठीक है। अब किसी को क्या है, मुंह में टेस्टी तो वहाँ पे हम क्या मानेंगे, वायु ठीक नहीं है। फिर पाचन अच्छा नहीं हो रहा है, मुंह में लार यानी बोधक कफ भी अच्छा नहीं बन रहा है, तो वायु वहाँ पे सुखा रही है, जैसे गिल्ले कपड़े को सुखाती है। आमाशय में क्लेदक कफ भी अच्छा नहीं बन रहा है, पाचक पित्त भी अच्छा नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, भोजन अच्छे से पचेगा नहीं, तो गैस अफारा बनेगा। गैस अफारा क्यों बनेगा, पचेगा नहीं। अब फिर आगे क्या होगा, जब वायु यहाँ पे पाचन अच्छा नहीं हो रहा है तो मल कम बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, और रूखा सूखा खा रहे हैं तो फिर वो मल आंतों में फंसेगा, तो वो वायु भी पेट में जो गैस अफारा के रूप में है बाहर नहीं निकल पाएगी, तो फिर जगह जगह पे दर्द होना। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को हम समझेंगे कि वायु प्राकृतिक नहीं है जी। तो प्राकृतिक वायु के कार्य हमने देखे कि क्या है, और फिर वायु के जब वो प्राकृतिक कार्य में बाधा निर्माण आती है तो हम देखते हैं कि वायु अच्छी नहीं है जी। तो ये बात हमारे क्या काम आएगा, ये समझने में काम आएगा कि आपके क्लिनिक पे आपके सामने जो रोगी आके बैठा है उसको कोई ऐसी समस्या तो नहीं है कि मुंह में उसकी लार ही नहीं बन रही है, भूख अच्छी नहीं है, उसको पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है, गैस अफारा बन रहा है, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। अगर ऐसी समस्याएं हैं तो वायु उसकी प्राकृतिक नहीं है जी।
फिर इसके बाद हमने इसकी चिकित्सा क्या करेंगे वो अभी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमने पित्त को समझा। पित्त क्या काम करता है? पित्त शरीर में पाचन करते हुए भोजन का, यानी पाचन द्वारा परिवर्तन करते हुए शरीर निर्माण करने का काम करता है। भोजन का पाचन करते हुए धातुओं में परिवर्तन करता है भोजन को जी। पित्त, पित्त यानी अग्नि यानी तेज महाभूत। तो इस प्रकार पित्त शरीर का निर्माण करता है। ये क्या काम आएगा? किसी की अग्नि अच्छी है तो उसका शरीर का डेवलपमेंट अच्छा रहेगा जी, और फिर वो गैस वगैरह की जो पीछे हम वात में समस्याएं पढ़ रहे थे वो भी नहीं आएगी जी। और जो कफ है वो क्या करता है? वो ताकत देने का काम करता है, शरीर को स्थिरता देने का काम करता है, आकर्षक बनाता है, बलवान बनाता है। तो ये वात पित्त कफ के कार्य है जी। इसके बाद फिर हमने पढ़ा रस धातु। रस धातु क्या करती है जी? शरीर को पोषण देने का काम करती है। पोषण किस रूप में देती है जी? कोई साथी बताएगा रस धातु शरीर में पोषण किस रूप में देती है? कोई भी एक साथी बताओ जी जिसको याद हो। किसी को याद नहीं है जी? सही गलत कुछ तो बोलो जी। बनता है, ठीक है, फिर उससे नए नए सेल बनते हैं। राजीव जी आप बताएंगे रस धातु क्या काम करती है? सर जब हम मुंह में खाना, मतलब मुंह से खाना जब हम खाते हैं, जब खाना पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, तो वो दो ही काम करता है, या तो वो सड़ता है या वो पचता है। अगर वो सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा, अगर वो पचेगा तो मतलब जैसे अभी हाँ आप लोग अभी बता रहे थे, जैसे रंग और रंजक पित्त उसमें रंगने का काम करता है, उसके बाद आमाशय में जाके जठराग्नि उसको पचाती है, मतलब पचने के बाद रस बन जाता है। जैसा रस बनेगा सर, रस जो धातु है वो सभी धातुओं का आधार है। जैसा जितनी अच्छी क्वालिटी का रस होगा उतने ही आगे फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और जो ओज का निर्माण होगा वो रस के ऊपर डिपेंड करता है सर। बिल्कुल जी, जो बहुत अच्छा बताया है। जो रस बनेगा भोजन पचने पे, जो रस बनता है वो क्या करता है जी? शरीर को पोषण देने का काम करता है, तत्काल एनर्जी देता है, सातों धातुओं को आगे अच्छा बनाएगा। तो ये रस के कार्य हमने पढ़े हैं जी। तो वात शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है वो हमने समझ लिया, पित्त क्यों ज़रूरी है वो हमने समझ लिया, कफ क्यों ज़रूरी है वो हमने समझ लिया। अब रस धातु, क्या रस धातु का काम यहीं ख़त्म हो गया? नहीं हुआ जी, और क्या कार्य है। आज का जो ग्रुप आप लोगों के पास टॉपिक भेजा है जी, जो सबसे पहली स्लाइड है उसमें आप देख रहे होंगे एक स्लाइड है जिसमें सप्त धातु, उपधातु और मल लिखे हुए हैं जी। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है जी कि शरीर की संरचना कैसे बनती है। वात पित्त कफ सभी को क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। वात पित्त कफ के बाद पहली रस धातु बनती है। रस धातु से फिर अगली सातों धातुएं अच्छी बनती है, 6 धातु और ओज अच्छा बनता है। इसके अलावा और क्या काम करती है रस धातु? पोषण देने का काम करती है। इसके अलावा और क्या काम करती है? जो रस धातु है उससे 2 चीज़ें और बनती है जी। रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सातों धातुएं तो बनेगी, उसके अलावा 2 चीज़ें और बनती है जो पहली स्लाइड में दिया है। कोई साथी बताएगा कि क्या बन रहा है जी? रस का उपधातु कौन सी है और मल कौन सा है? बताएगा जी कोई साथी? जो आप लोगों के पास आज का टॉपिक भेजा है उसमें पहली स्लाइड। आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है जी। हाँ बोलो जी। रस की जो धातु है जी वो स्तन में रच जाए। ठीक है जी, अब ये वाली स्लाइड आप लोगों ने ध्यान से देखनी है जी। अब आप अपना माइक बंद कर लो रवि। तो शरीर समझने की प्रक्रिया में हमने वात पित्त कफ को देख लिया है, रस धातु देख ली है। रस धातु का कार्य हमने समझा है जो राजीव जी ने बड़े अच्छे से बताया है। रस धातु शरीर को पोषण देती है, अगली सभी धातुओं को टॉप अप करने का काम करती है, तत्काल एनर्जी देती है।
और क्या काम करती है जी? हर एक ये उपधातु और मल को भी पोषण देती है। जैसे कि रस का उपधातु, उपधातु क्या है? स्तन्य है। महिलाओं में जो स्तन है, जैसे हमने पिछली कक्षा में भी डिस्कस किया था कि डिलीवरी के बाद किसी महिला का जो स्तन है वो पुष्ट हो और उसमें दूध अच्छे से आए, तो उस कार्य को अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा? रस धातु के ऊपर काम करना पड़ेगा। महिलाओं में मासिक अच्छे से आए तो उसके लिए क्या काम करने का पड़ेगा? रस धातु के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर किसी महिला में मासिक कम आ रहा है, फ्लो नहीं है या दर्द है और वो महिला चली गई एलोपैथी के पास, तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने ऐसी मेडिसिन दे दी जी जिसने अंदर ज़बरदस्ती मासिक को ले आए, लेकिन उस मेडिसिन से भी क्या है? फ़्लो नहीं बनेगा। क्योंकि फ़्लो कैसे बनेगा? फ़्लो तब बनेगा जब रस धातु अच्छी होगी। रस धातु अच्छी होगी तो ही डिलीवरी के बाद दूध अच्छा आएगा, रस अच्छा होगा तो ही महिलाओं में आगे मासिक अच्छा होगा जी। तो ये जो धातुएं हम पढ़ रहे हैं, सभी धातुओं के आगे जितने भी पढ़ेंगे सब के उपधातु और मल है जी। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि जो रस धातु है उसका उपधातु कहा गया है महिलाओं में स्तन, और डिलीवरी के बाद उसमें आने वाला दूध, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, और उसके साथ साथ रज यानी कि मासिक धर्म को हम आर्तव बोलते हैं, और उससे पहले जो अंदर संचित हो रहा है उसको एंडोमेट्रियम थिकनेस भी बोलते हैं और रज भी बोलते हैं जी। और रस धातु के जो मल कहे गए हैं वो है जी कफ है, मुंह के अंदर की जो लार है, आंसू है, ये इसके रस धातु के मल कहे गए हैं जी। इसके बाद आगे हम रक्त धातु को देखें तो रक्त धातु के जो उपधातु है वो कंडराएं एवं सिरा। ये क्या है? कंडराएं एवं सिरा। सिराएं हैं जिनके माध्यम से ब्लड सिर से पांव तक जा रहा है, उसको सिराएं बोलते हैं जी। और कंडराएं जिनके द्वारा हम किसी भी ऑर्गन को खोलते हैं या बेंड करते हैं, जैसे कि बाजू है उसको बेंड किया, खोलने का काम किया, तो किसी भी अंग को फैलाने का काम वो कंडराओं के द्वारा होता है। आगे फिर आर्तव है इसका मल, और फिर मांस धातु का जो उपधातु है वो त्वचा और वसा। त्वचा की क्वालिटी कैसी होगी, उसके अंदर की त्वचा के अंदर की चिकनाई कैसी होगी, और उसका जो मल है वो कर्ण यानी कान, जीभ और नासिका के ऊपर का या इनके अंदर का मैल जी। मेद धातु है जो वो स्नायु और संधि। संधि क्या है? शरीर के हर एक जोड़, और स्नायु क्या है? जो इन संधियों को बांधे हुए हैं जी। और फिर आगे पसीना, जीभ और सीसन, इसका मैल जी। जीभ का नहीं आएगा यहाँ, पसीना और सीसन का जी। अस्थि है जो फिर आगे, अस्थि धातु का उपधातु है दांत, यानी किसी के दांत अच्छे नहीं हैं। अब जैसे बच्चों में क्या होता है जी, बच्चों में आप सब देखते हैं कि जब दांत निकलते हैं बच्चों के तो उनको अक्सर दस्त लगते हैं जी। दांत निकलते हैं तो दस्त लगते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है जी? जो दांत है वो अस्थि धातु के उपधातु है, और अस्थि क्या है? जैसे हमने पढ़ा जो रस है वो क्या करता है? जल महाभूत को रिप्रेजेंट करता है। जो रक्त है वो भी जल महाभूत को रिप्रेजेंट करता है, बाकी इसके अंदर पांचों महाभूत होते हैं। और जो मांस है उसके अंदर 80% पृथ्वी है और 20% जल है, ये एक रेशो है जी मांस धातु के अंदर। इसमें पृथ्वी अधिक है। जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं? पानी थोड़ी मात्रा में डलता है, फिर वो गूंथने के बाद फ्लेक्सिबल हो जाता है, जैसा हम चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। तो मांस धातु भी इसी प्रकार फ्लेक्सिबल होता है जी। मेद के अंदर 50-50 होता है जी, 50% जल और 50% पृथ्वी जी। अस्थि धातु को शरीर की सबसे कठिन पृथ्वी कहा गया है, कठोर। अस्थि सातों धातुओं में सबसे कठोर होती है जी। पृथ्वी तो मांस के पास भी है लेकिन वो कठोर नहीं है। और अस्थि के अंदर
कठोर पृथ्वी, क्योंकि ये शरीर का धारण करती है। और अस्थि का उपधातु दांत हैं। जब दांत निकलते हैं तो अस्थि के अंदर की जो पृथ्वी है वो कमज़ोर होती है, धारण कार्य कम होता है, इसलिए फिर अतिसार होता है बच्चों को। तो बच्चों को दांत निकलते समय दस्त ना लगे तो उससे 1-2 महीना पहले अस्थि धातु पे काम किया जाता है। उसके लिए क्या मेडिसिन दी जाती है, कैसे बनती है, वो आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब किसी के दांत लंबे समय तक अच्छे रहे तो अस्थि धातु पे काम करने की ज़रूरत है। नाखून खराब हो रहे हों तो अस्थि को ठीक करने की ज़रूरत है। फिर आगे है मज्जा। मज्जा धातु का जो उपधातु है केस, केस यानी कि बाल। अगर बालों पे काम करना है तो बाहर से शैम्पू, तेल ये कुछ लगाने से बात अकेले नहीं बनेगी, अस्थि धातु पे काम करना पड़ेगा जी। आगे शुक्र धातु का जो उपधातु है वो ओज है जी। शुक्र धातु बिल्कुल शुद्ध होता है जी। एक तरह से 7-6 धातुएं जब पूरी तरह से पक चुकी है फिर शुक्र धातु बनता है। आयुर्वेद में इसकी जो तुलना है वो स्वर्ण से करी गई है जी। तो वात पित्त कफ 3 दोष और ये 7 धातुएं ये अच्छी बने, फिर इनसे उपधातु और मल अच्छे बने, इस प्रकार शरीर की संरचना बनती है जी। यहाँ तक किसी साथी का कोई सवाल जी? बताओ जी। इसमें जैसे जो रस की उपधातु स्तन्य में रह जाइए महिलाओं के लिए जी, तो इसमें जो शुक्र है ये ओज ये पुरुषों के लिए है ना जी, ऐसा ही है ना? हाँ, पुरुषों के लिए शुक्र और ओज। जैसे मैंने पहले दिन बताया था, दूसरे दिन, कि जो गाय का दूध है और गाय का घी, गाय का दूध खासकर, वो 3 चीज़ों को एकदम बढ़ाने का काम करता है, इंस्टेंट, तत्काल जी। एक रस धातु को, दूसरा शुक्र को और तीसरा ओज को। उसी प्रकार वो महिलाओं में रस धातु को अच्छा करेगा, रस अच्छा होगा। आप देखते हैं गर्भवती महिला, डिलीवरी के बाद महिला जितना अच्छा सा गाय का क्वालिटी का दूध पिएगी, स्तावरी खाएगी, उतना ही बच्चे के लिए दूध अच्छा आएगा, क्वालिटी का आएगा। और अगर वो दूध पीना बंद कर दें तो फिर वो दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। तो महिलाओं में ये इसको टॉपअप करते हैं और पुरुषों में जो दूध और गाय का घी है वो शुक्र रस, शुक्र और रोज को जी। जी रक्त का जो उपधातु है इसका कंडरा और ये सिराएं, इसका थोड़ा बता दो ये क्या है? जो सिराएं हैं, सिराएं क्या है? सिराएं उन पाइपलाइन को बोला गया है जिनमें से ब्लड वहन करता है, फ्लो करता है, पूरे शरीर में ब्लड जाता है, जिनके माध्यम से, उनको सिराएं कहा गया है गुलशन जी। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। अब हम जानकारी के लिए थोड़ा शरीर को समझने में, सिराएं उनको बोलते हैं जिनके द्वारा ब्लड फ्लो करता है। और कंडराएं, शरीर में जो कंडराएं हैं उनकी संख्या लिमिटेड सी है। जैसे कहाँ कहाँ पे है कंडराएं? ये बाजू के अंदर है जी। बाजू को आपने बेंड करना है, कंधे तक लेके आना है, फिर खोलना है, तो ये कार्य है कंडराओं के माध्यम से। घुटनों के अंदर है कंडराएं, घुटने को बेंड करना है, खोलना है। इसी प्रकार पुरुषों के सीसन के अंदर है। तो कंडराओं की संख्या लिमिट होती है, ये किसी भी ऑर्गन को फैलाने का काम करती है। और सिराएं वो पाइपलाइन जिनके अंदर से ब्लड वहन करता है। गुलशन जी जी इसका मतलब ये है कि ये जो रक्त है इसी से बनती है ना, ये मतलब ये दोनों इसी से बनती है। और ताउम्र अच्छे से काम करे तो पोषण भी इसी से मिलता है इनको। ठीक है बेटी। हाँ पंजाब जी। जी एक क्वेश्चन है, जैसे आपको 80 धातु की उपधातु से दांत बनते हैं, तो जो दांतों में अभी दर्द होता है और उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो क्या वो 80 धातु ही कमजोर है? अस्थि अच्छी नहीं है तभी पोषण यहाँ अच्छा नहीं गया है। बिल्कुल जी, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ केवल जानकारी है क्योंकि अभी आप सिर्फ आगे बढ़ ही रहे हैं। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे सबके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। जब अस्थि कमज़ोर बनेगी तभी दांतों में समस्या आएगी। एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर मान लो पेट ही किसी का अच्छा नहीं रह रहा है, पेट में गैस बन रही है, बार बार अफारा बन रहा है या तेजाब बन रहा है, तो वहाँ से भी धातुएँ अच्छी नहीं बन रही है और वहाँ से भी ये कीड़ा लगने वाली
संप्राप्ति बन सकती है पंजाब जी। हाँ, ये निशा जी की आईडी से हैंड रेज किया हुआ है जी। यस सर, हम ये पूछ रहे थे कि मेरा आज पहले दिन है, तो ये कब से मतलब, तो हम जैसे खांसी होती है कब, उसी को ही समझते हैं। आप जरा डिटेल इस आपको किसके माध्यम से जुड़े हैं आप? नहीं, सुखिंदर जी लुधियाने वाले। ठीक है, आप ऐसा करना जी, आप मेरा नंबर ले लेना इनसे और मैं आपको पिछली पुरानी वीडियो दे दूंगा। अभी ये आज 5वीं क्लास है, पहले चारों क्लास में बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, तो वहाँ से सारा पीछे वाला आपका क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ें जी। तो वात पित्त कफ ये शरीर के क्या काम आ रहे हैं, ये हमारा क्लियर हुआ जी। अब रस धातु क्यों अच्छा बनना जरूरी है, शरीर के लिए महत्व क्या है जी, वो क्लियर हुआ। फिर रस धातु से क्या क्या बनेगा, आगे 6 धातुएं और रोज बनेगा, और क्या क्या बनेगा, उपधातु और मल बनते हैं। इस प्रकार शरीर का निर्माण होता है, शरीर की संरचना होती है जी। अब इससे जो अगली स्लाइड है, ये ग्रंथ का रेफरेंस दिया गया है जहाँ से वो ऊपर वाली पोस्ट बनी है। फिर इससे नीचे एक पॉइंट है, रस धातु क्षय के लक्षण। क्षय मतलब रस धातु की कमी होना, विघटन होना। रस धातु जब कम बनता है तो शरीर में क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, इसको पढ़ दो जी कोई भी एक साथी। जिन साथियों के सवाल पूरे हो चुके हैं वो अपना हैंड रेज किया हुआ है उसको हटा दें जी, और ये पढ़ दो जी कोई भी एक साथी, रस धातु क्षय के लक्षण। तैयार रहा करो जी पढ़ने के लिए। रस धातु के लक्षण। रस धातु के क्षीण होने पर शरीर में रूखापन, थकावट, शोष, सूखना, ग्लानि, हर्ष तथा शब्द के प्रति असहनशीलता, ये लक्षण होते हैं। इनका क्या मतलब हुआ थोड़ा बताने की कोशिश करो, सही गलत जैसा भी आता है, पढ़ना सीखोगे आयुर्वेद के शब्दों को। रस धातु के क्षीण मतलब रस धातु एक तरह से क्षय हो जाता है, यानी कि जैसे कमजोर हो जाती है, यानी कि अच्छा नहीं बना धातु, तो उस पर रूखापन आ, ड्राइनेस आती है, खुश्की आ जाती है, थकावट हो जाती है इंसान को, और सूखा सूखा हो जाता है, रूखा सूखा हो जाता है शरीर जैसे। और ग्लानि, हर्ष मतलब उदास रहता है इंसान, यानी कि उल्लास, खुशी नहीं रहती। हर्ष मतलब खुशी का क्षय हो जाता है, मतलब उदास रहता है इंसान, थकावट, थका सा। शब्द के प्रति असहनशीलता मतलब जो बातचीत सुनने की होती है, बोलने की होती है, समझने की, तो वो सूझबूझ नहीं रहती उसकी अच्छे से, क्योंकि रस धातु बिगड़ जाती है उसकी, सही से नहीं बन पाती। बिल्कुल, बहुत अच्छे से पढ़ा है जी। हमने पढ़ा जी वात पित्त कफ का महत्व शरीर के लिए, वो क्यों जरूरी है। फिर रस धातु क्यों जरूरी है शरीर के लिए, रस से अगली 7 धातुएं बनती हैं, उनके उपधातु और मल बनते हैं, इससे शरीर की एक संरचना बनती है। और अब रस धातु जब घटता है तो क्या लक्षण बनती है, रोगी क्या लक्षण लेके आएगा। ये जो स्लाइड है ये अष्टांग हृदय में 11वां अध्याय पेज नंबर 161, 162 नंबर पेज, 163 नंबर पेज पे है जी, 163। जिन साथियों के पास अष्टांग हृदय हैं, तो हम अभी 11वें अध्याय का रेफरेंस पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 160, 61, 62, 63। तो आपने वहाँ से इसको मैच कर लेना है शास्त्र से कि हम शास्त्र से क्या पढ़ रहे हैं जी। तो ये स्लाइड वहाँ से ली गई है। जब रस धातु क्षीण होगा, क्षीण या क्षय होगा, क्षय यानी कि कमज़ोर होगा, कम बनेगा, तो शरीर में क्या लक्षण होंगे जी, रूखापन, खुश्की दिखाई देगी। कहाँ पे, चेहरे पे, त्वचा पे, बालों पे, आँखों में, नाखून में, मल में, मूत्र में, इन सब जगह पे क्या होगा, खुश्की दिखाई देगी, ड्राइनेस, रूखापन जिसको बोला गया है।
थकावट होगी जी, बिना काम किए थकावट, थोड़ा काम करने पे अधिक थकावट बनना जी। सूखना, शरीर सूखता चला जाएगा। हर्ष अक्षय यानी कि खुशी ना रहना, उदास रहना, शब्दों के प्रति असहनशीलता। दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा लगना कि ये क्यों बोल रहे हैं, यहाँ से उठ के चले जाएं। ये लक्षण दिखाई देते हैं जब शरीर में रस धातु का क्षय होता है यानी उसकी कमी होती है। अब ये लक्षण क्यों दिखाई देंगे जी? एक तो उस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण दिखाई देंगे जिसका वात बड़ा है, एक उस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण दिखाई देंगे जिसका कफ पित्त बड़ा है। अब वात बढ़ने पे ये लक्षण क्यों दिखाई देते हैं और वात कैसे बढ़ता है, इस पे हम पहुंचेंगे जी, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगला है इससे अगली स्लाइड है वात वृद्धि के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, किसी रोगी के शरीर में वात बड़ा हो तो उसको क्या क्या समस्याएं होगी जी? कोई रोगी आपके क्लिनिक पे आके बैठा है, वो कुछ समस्याएं बता रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उसके शरीर में वात बड़ा है कि पित्त बड़ा है कि कफ बड़ा है जी? तो जो ये लक्षण अभी आगे हम पढ़ेंगे, अगर ये लक्षण रोगी बता रहा है तो हम मान के चलेंगे कि उसके शरीर में वात बड़ा है जी, जो रोगी आपके क्लिनिक पे आपके सामने आके बैठा है। तो ये कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे शरीर में वात बढ़ता है? वात वृद्धि के लक्षण, इसको पढ़ना है। जिन साथियों के पास अष्टांग हृदय है तो 11वें अध्याय में पेज नंबर 161 और इस पेज के मिडल में दिया है वात वृद्धि के लक्षण। पढ़ दो जी, कौन से लक्षणों से हम माने कि शरीर में वात बढ़ा हुआ है? पढ़ो जी। वात वृद्धि के लक्षण, विविध कारणों से बढ़ा हुआ वात दोष, कृष्णा, नक्ष नेत्र आदि में कालापन, उष्ण आहार विहार की इच्छा का होना, कंपकपी का होना, आहना, पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट, बलनाश, निद्रानाश, इंद्रियों की शक्ति का क्षय या ह्रास, प्रलाप, चक्रों का आना तथा दीनता इन लक्षणों को उत्पन्न करता है। इनमें से कुछ समझ आया कि किसको क्या कहा गया है? एक इसमें जो वात दोष बढ़ जाता है, इसमें कृष्ण दुबला पतला हो जाता है जब वात दोष बढ़ जाता है। इसमें और जो नख और नेत्र होते हैं, जैसे आंखों के आसपास या आंखों में कालापन हो जाता है, नाखूनों में कालापन आ जाता है जी। ऐसे गरम गरम चीजें खाने की इच्छा होती है, कंपकपी शरीर में कंपकपी महसूस होती है, अना होता है मतलब अग्नि जैसे भूख का अच्छे से ना लग पाना, पुरुष की स्वाभाविक गति यानी कि जो पुरुष की कामकाज की क्रिया उसमें रुकावट आती है, वो काम नहीं कर पाता अच्छे से, रुकावटें आती है उसमें। और बलनाश मतलब शरीर कमजोर होता है, बल का नाश हो जाता है शरीर में, कमजोरी, उसको निद्रा नहीं आती, रात को देर से निद्रा आती है, निद्रा खुलती रहती है बीच में। इंद्रियों जैसे आंख, नाक, कान, मुख, इनका क्षय हो जाता है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है, जैसे सुनने की शक्ति, बोलने की, ये चीजें। और प्रलाप मतलब बहुत तेजी से बोलने लग जाता है, कुछ बोल रहा है तो पता नहीं चलता कि क्या बोले जा रहा है, चक्कर आने लग जाते हैं। और दीनता मतलब कि ग्रीव टाइप से हो जाता है, मतलब अपने आप को वो हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, कि दीन बन जाता है, अपने आप में हीनता महसूस करता है। बहुत अच्छे से पढ़ा है जी। अब जैसे इन्होंने, सुनीता जी ने बोला कि कफ, निशा जी ने कि कफ का मतलब केवल सर्दी खांसी जुकाम नहीं है जी। हमने प्राकृतिक कफ भी देखा कि प्राकृतिक कफ क्या होता है, जो शरीर को ताकत देने का काम करता है, बल देने का काम करता है। कफ बढ़ता है तो उस तरह की समस्याएं बनती है। तो ये डिफरेंस हमने अच्छे से समझना है कि प्राकृतिक वायु शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, प्राकृतिक पित्त शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, प्राकृतिक कफ शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वात वृद्धि के लक्षण, यानी शरीर में प्राकृतिक वायु के लक्षण हमने समझ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वायु बढ़ जाने के, वात बढ़ जाने के लक्षण क्या क्या लेके रोगी आपके क्लिनिक पे आएगा, या आपके क्लिनिक पे बैठा है जो रोगी, उसके शरीर को देख के आप कैसे समझ सकते हैं कि वात बढ़ा है कि पित्त की कफ।
एक निवेदन है सभी साथियों से, एक दिन की छुट्टी इसीलिए रखी गई है ताकि नोट्स बनाओ जी। अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे, क्लास में केवल सुनने पे फोकस रखो, कोई भी सवाल है वो करो, क्लास में लिखने का कोई काम ना करो। अब क्लास चल रही है, एक दिन की छुट्टी रहती है, अगले दिन वीडियो चला के आराम से बैठ के नोट्स बनाओ। कोई भी सवाल बचता है तो अगली क्लास में करो। नोट्स बनाओगे तो जो चीज़ें क्लियर होगी वो लिखोगे नोट्स में, जो क्लियर नहीं होगी वो पूछ लोगे। तो इस तरह से सब चीज़ें क्लियर होती चलेगी आपकी, और फिर चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। वात वृद्धि के लक्षण, किसी के शरीर में वायु बढ़ी हुई है, वात बढ़ा हुआ है तो क्या लक्षण रहेंगे। पहला शब्द है क्रिस्ता। क्रिस्ता यानी कि दुबलापन, कमजोरी, पतलापन। क्रिस्ता इसको बोलते हैं जी, दुबलापन, पतलापन को। तो किसके अंदर हम मानने वात बढ़ा हुआ है, जिसका उम्र और हाइट के हिसाब से वजन ना हो, पतलापन दुबलापन अधिक हो, उसके अंदर हम वात मानेंगे बढ़ा हुआ है। कैसे मानेंगे, फिर आगे हम उसके गुण पढ़ेंगे कि वो दुबलापन पतलापन कैसे हुआ, उसके अंदर शरीर में ऐसी क्या क्या चीज़ें चल रही है कि वो इतना दुबला पतला हो गया है। तो पहला शब्द है उम्र और हाइट के हिसाब से वजन ना बढ़ना, अधिक पतलापन, कमज़ोर, दुबला होना, उसको हम कहेंगे वात बढ़ा है। जैसे वायु किसी भी कपड़े को सुखा के पतला सा बना देती है जी। आगे है नख, नेत्र। नख यानी कि नाखून, नेत्र यानी कि आँखों आदि में कालापन दिखाई देना। जब किसी के अंदर वात बढ़ा हो तो मल में, मूत्र में, खासकर मल, नाखून, नेत्र, त्वचा, इनमें कालापन दिखाई देगा। और कफ बढ़ा होगा तो इनमें सफ़ेदी दिखाई देगी। पित्त बढ़ा होगा तो लालिमा या पीलापन दिखाई देगा जी। तो किसी व्यक्ति के शरीर को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि वात बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अत्यधिक दुबला पतला है उम्र और हाइट के हिसाब से, फिर उसके नख, नेत्र आदि, त्वचा, इनमें कालापन बढ़ रहा है, रुखापन बढ़ रहा है, ओजहीन तेजहीन हो रही है, ये ओरा नहीं है, तो हम समझेंगे वात बढ़ रहा है। उष्ण यानी गर्मा गर्म, जैसे खाना बना है बस गर्मा गर्म खा लो, ऐसे आहार विहार करने की इच्छा होगी। क्यों, क्योंकि वात का एक शीत गुण भी होता है। शीत गुण शरीर में जकड़न पैदा करता है, जैसे बुजुर्गों के सर्दियों में घुटने जाम हो जाते हैं, तो वात में शीत गुण होता है, इसलिए गर्मा गर्म खाने की इच्छा होती है। जैसे कि मान लो आप कहीं यात्रा पे निकले हुए हैं तो रास्ते में भयंकर तेज़ तूफ़ान और हवा आ रही है, बारिश चल रही है खूब, तो वहाँ आपका फिर गर्मा गर्म दूध पीने की इच्छा होगी या फिर कोई ठंडी चीज़ खाने की इच्छा होगी। पानी में भीगे हुए हैं, बारिश में, ठंडी हवा में, तो गर्मा गर्म आपको दूध या चाय, आयुर्वेदिक चाय, इस तरह की पीने की इच्छा होगी जी। तो वात में शीत गुण होता है, इसलिए गर्मा गर्म ताज़ा खाने की इच्छा होती है जी। ठंडा वासी इनको गैस अफारा बनाता है, पचता नहीं है, 2 घंटे बाद भी ऐसा लगता है जैसे पेट में ही पड़ा हो जी। फिर आगे है कंपी। जैसे वृद्ध व्यक्तियों के हाथों में कंपन रहती है, वैसे शरीर में या किसी भी शरीर के ऑर्गन में कंपी आना, ये वात का एक चल गुण होता है। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तब ऐसे होता है। तो ये रुक्ष गुण क्या है, लघु गुण क्या है, चल क्या है, शीत क्या है, इनको हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे कि इनसे वात किस प्रकार बढ़ता है। आगे है अना बनना। अना अफारा को बोलते हैं जी। अब वात बढ़ता है तो वायु क्या करती है जी, वायु अगर बैलेंस में है तो वो अग्नि प्रदीप्त करने का काम करती है। अगर आंधी तूफान होंगे तो वो क्या करती है, अग्नि को तहस नहस कर देती है। इसी प्रकार जब शरीर में वात बढ़ता है तो अग्नि को कमज़ोर कर देता है, अग्नि कमज़ोर होती है तो खाना पचता नहीं, तो अफारा बनता है जी। फिर आगे है पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट। पुरुष यहाँ पे मल को कहा गया है, मल का संस्कृत नाम पुरुष है जी, तो मल को पुरुष कहा गया है। उसकी स्वाभाविक गति में रुकावट होना वात के कारण, क्योंकि वात का एक गुण है रुक्ष, रुक्ष गुण के कारण वायु क्या करती है, सुखाने का काम करती है। जैसे गीला कपड़ा है, उसको बाहर रख देंगे, हवा चल रही है तो वो सूख जाता है जी।
इसी प्रकार वायु अगर शरीर में बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, मुंह में बोधक कफ को सुखा देगी, आमाशय में क्लेदक कफ को, पक्वाशय में पाचक पित्त को, आंतों में स्नेहास है जो चिकनाई है उसको सुखा देगी। तो फिर क्या है, मल कठोर बनेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, गैस बनेगी वो भी बाहर नहीं निकलेगी, कठोर होकर निकलेगा तो गुदाद्वार को छिलेगा, ब्लीडिंग होगी। आजकल ज़्यादातर गर्मियों में जो कब्ज की ब्लीडिंग की समस्या है दुबले पतलों में, वो इसी कारण से जी। फिर आगे है बल नाश होगा। वात वाले में बल है ही नहीं। पहला पॉइंट हमने देखा कृशता यानी कि अत्यधिक पतला और दुबलापन होना, तो बल नाश तो होगा ही। निद्रा नाश, नींद में कमी आने लग जाएगी जी। शरीर दुबला पतला है, ताकत नहीं है, सूखता चला जा रहा है, जितनी शरीर में वायु बढ़ेगी उतनी ही नींद डिस्टर्ब होगी, विषम होगी, आँख लग गई, खुल गई, देरी से नींद आना, ये लक्षण होंगे जी। इंद्रियों की शक्ति का क्षय हो जाना, जब वायु क्या कर रही है, हर चीज़ को सुखाने का काम कर रही है। जैसे मुंह का बोधक कफ, आमाशय का क्लेदक कफ सुखा देगी, क्योंकि सुखाने का गुण है वायु के अंदर जब ज़्यादा बढ़ेगी। उपवास्य का पाचक पित्त सुखा देगी, अंतों का स्नेहास, तो इससे क्या है, भूख अच्छी नहीं होगी, पाचन अच्छा नहीं होगा, जो रस धातु बनेगा वो भी कमज़ोर बनेगा, उसको भी सुखाएगी, जो रक्त बनेगा वो भी कम बनेगा, उसको भी सुखाएगी। तो इससे शरीर की जो इंद्रिय है, जितने भी ऑर्गन हैं, वो कमज़ोर होने लगेंगे, जैसे बुढ़ापे की अवस्था में होती है, क्योंकि उस समय स्वाभाविक रूप से वात बड़ा होता है शरीर में। जन्म से 16 साल तक कफ का समय बोला गया है, प्राकृतिक कफ का समय, उस समय शरीर में कफ बलवान रहता है। 16 से 60 साल तक पित्त का समय है, 60 के बाद शरीर में वायु बड़ी रहती है जी प्राकृतिक रूप से। फिर आगे है प्रलाप, अंट संट बखना, व्यक्ति क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, दुखी रहेगा, नींद नहीं आएगी, तो फिर वो इस तरह के शब्द, जब वायु अधिक बढ़ेगी, अंट संट, बिना बात के बोलते चले जाना जी। चक्रों का आना कमजोरी के कारण, दीनता, अपने आप को हीन महसूस करना, इस तरह के अगर कोई भी रोगी लक्षण आपको बता रहा है, आपके क्लिनिक पे बैठा है, तो उसकी एक एक चीज़ लिख लो। भूख कैसे लगती है, पेट साफ कैसा होता है, गैस सफारा तो नहीं बनता, उसके सारे लक्षण लिख लो जो वो समस्याएं लेके आ रहा है जी। तो उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे, ये लक्षण मिल रहे हैं तो उसके शरीर में वात बढ़ा हुआ है जी। तो कैसे पहचाने किसी के भी शरीर में वात बढ़ा है? किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। क्लियर हुआ जी सभी को? अगर क्लियर है तो लाइक दबा दिया करो जी, क्लियर नहीं है तो सवाल कर लिया करो जी। ठीक है जी। तो वात बढ़ने के आज हमने डिस्कस किया है आज की कक्षा में कि शरीर के लिए वात जरूरी क्यों है, प्राकृतिक, पित्त जरूरी क्यों है, कफ जरूरी क्यों है, रस धातु जरूरी क्यों है, उससे अगली धातुएं कैसे बनती है, और जब रस कमज़ोर होता है शरीर में तो क्या लक्षण आते हैं, और वात शरीर में बढ़ता है तो क्या लक्षण रोगी दिखाई देंगे जो रोगी आपके सामने बैठा है। अब ये सब क्यों बन रहे हैं, हमने पढ़ तो लिया कि वात बढ़ा है, लेकिन ये क्यों बन रहे हैं, कैसे मानने, अंदर पिक्चर क्या बनी है, ये सब लक्षण बनने के लिए उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। वात के 6 गुण हैं, उनमें से एक गुण को डिस्कस करेंगे, एक एक को धीरे धीरे, कि उनसे ये लक्षण कैसे पैदा होते हैं जी। तो अब किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। हाँ जी। हेलो सर, एक तो पृथ्वी की जो हमारा शरीर है और एक आकाश जो उसके अंदर खाली स्पेस है, वो जो जड़ है वो रक्त और रस हो गया सर। बाकी दो, आपकी कौन सी क्लास है जी ये? सर मेरी फोर्थ क्लास है सर। ठीक है जी। जो ठीक है बताते हैं, पृथ्वी है, जो पृथ्वी से शरीर का निर्माण होता है जी। जो जल है वो शरीर को ताकत देने का काम करता है, जिसको हम कफ बोल रहे हैं, जिसको शुद्ध चिकनाई हम बोल रहे हैं। और अग्नि तेज है, वो अग्नि है जी, जो शरीर में पाचन करके धातु बनाने का काम करती है। और जिसके सहारे हम जिंदा हैं, जो शरीर के हर एक कार्य कर रही है।
और आकाश शरीर के अंदर का खाली भाग। आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं क्या क्लास की? तो मतलब ये बात पित्त कफ जो है इंक्लूड है उसमें? हाँ, वात को ही वायु कहा गया है, पित्त को ही अग्नि कहा गया है, तेज कहा गया है, कफ को ही स्निग्धता जल कहा गया है जी। ठीक है सर। वात पित्त कफ पृथ्वी आकाश नहीं मिलती है क्या? मिल रही है सर, मैंने नोट भी किया हुआ है। हाँ, नोट्स बनाओ तो हर एक वीडियो में लगभग ये तो बताया ही है अभी तक। हाँ जी सर। पृथ्वी से शरीर बना है जी। जल शरीर में चिकनाई है, ताकत देने का काम करता है। तेज अग्नि पित्त को कहा गया है, वात वायु को कहा गया है, और अवकाश खाली भाग है शरीर के अंदर का। सर आकाश है या आकाश है? आकाश जी, आकाश। जी जी। और किसी साथी का कोई सवाल जी? निशा जी, आपने उनसे नंबर ले लेना है और आपको वीडियो भेज देंगे पुरानी। पिछला अच्छे से क्लियर हो जाएगा जी आपका। आप बोल रहे हैं माइक खुला नहीं है जी आपका। अच्छा सर। हाँ सर, पहले चारों भेज देना। हाँ, पहले चारों ही भेज देंगे जी। तो सभी को अच्छे से समझ आ रहा है जी? अच्छे से नोट्स बनाओ जी, और बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, अच्छे से चिकित्सा कर पाएंगे। हाँ, तो कोई साथी बोलना चाह रहा है क्या जी? हाँ सर। ठीक है जी, तो आज की क्लास को समापन करते हैं। कल छुट्टी रहेगी, परसों सभी साथी 6:50 पे जुड़ जाया करो जी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते जी।